हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कहा भी गया है कि जब एक किसान खेतों में मेहनत का पसीना बहाता है तभी तो हमारे घरों तक रोटी पहुंचती है। नमस्कार, डीडी उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। आज हम आए हैं रायपुर क्षेत्र में, जहां पर हम किसानों की एक ऐसी श्रृंखला से आपको मिलवाएंगे जो अपने खेतों में पारंपरिक खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी बंजर पड़ी भूमि पर औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। यही नहीं, कोविड-19 के चलते जो लोग बेरोजगार हो चुके थे वो भी अब खेतों की ओर लौट आए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी से नहाने वाला तो बस लिबास बदल सकता है, लेकिन मेहनत से नहाने वाला तो एक दिन भविष्य बदल देता है। तो चलिए मिलते हैं इन सफल किसानों से। कृषक प्रथम परियोजना के तहत रायपुर क्षेत्र के 23 गांवों के 617 कृषक परिवारों को इस परियोजना द्वारा जोड़ा गया। कृषि और ग्रामीण विकास की इस परियोजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा स्थानीय किसानों की सहायता से विभिन्न कार्य जैसे कृषि विविधीकरण, उन्नत फसल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और अन्य कृषि संबंधी कार्यों द्वारा किसानों की आय और रोजगार वृद्धि की अपार संभावनाओं को पैदा किए जाने का कार्य किया जा रहा है। जनपद देहरादून के रायपुर प्रखंड स्थित 23 गांवों को कृषक प्रथम परियोजना के अंतर्गत अंगीकृत किया गया है और इस परियोजना में कृषि विविधीकरण, फसल उत्पादन, बागवानी, मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकियों के प्रदर्शन के अतिरिक्त इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते जो यहाँ के किसान जो है एक बेरोजगार जो यहाँ पे गाँव में पलायन हुआ, बाहर में काम करने वाले लोग पलायन करके वापस आए, तो उनके चलते यहाँ पर तुलसी और कौच इन दो फसलों के काफ़ी प्रदर्शन यहाँ पर कराए गए ताकि कृषकों की आय में वृद्धि हो। कोविड-19 महामारी के चलते इन गांवों से बाहर काम करने वाले लगभग 500 ग्रामीणों की वापसी हुई, जिन्हें रोजगार मुहैया कराना आवश्यक था। इसी के चलते इन गांवों में औषधीय फसलों की खेती करने का निर्णय लिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं उन सफल किसानों से जो अपनी बंजर भूमि पर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से फसलों को सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का काम करते हैं अपने खेतों में। जी, अभी तो हम परंपरागत खेती करते थे। पहले धान और गेहूं की फसल ही उगाते थे। खेती के लिए समस्याओं की अगर बात की जाए तो कितनी समस्या आती है और परिश्रम, कितनी मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती है इस खेती में? जी, परंपरागत खेती में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें। फिर हमारी खेती भी उपजाऊ खेती नहीं है, पत्थर, इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर और कंकरीली पथरीली ज़मीन है, तो इस कारण यहाँ पे फसल का उगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपने खेतों में आप कौन कौन सी औषधीय फसलों को उगा रहे हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन औषधीय फसलों में? जी, ये हमारे भूमि जल संरक्षण विभाग के माध्यम से हमें इन औषधीय फसलों के बारे में हमें पता चला है। तो यहाँ पे उनके माध्यम से एक योजना चलाई जा रही है कृषक फर्स्ट के नाम से, तो उनके माध्यम से हमें इस औषधीय फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तीनों औषधीय फसलों से मुझे लगता है कि 25 से 30 हज़ार हमें इनकम हो सकती है, और वो भी शॉर्ट पीरियड में। ये 3 महीने की तुलसी की 3 महीने की फसल होती है, 3 महीने में तैयार हो जाती है और एक कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उत्पन्न हो सकती है। और ये अभी कोविड-19 के चलते इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तुलसी एक औषधीय पौधा है। यह झाड़ी के रूप में उगता है और 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां बैंगनी आभा वाली हल्के रोए से ढकी होती हैं। नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में फूलते हैं। पौधा सामान्य रूप से 2-3 वर्षों तक हरा बना रहता है। तुलसी की जो फसल है, तुलसी की फसल यहाँ के मिट्टी और जल दोनों संसाधनों को सपोर्ट करती है। इसको किसान आसानी से उगा सकता है।
और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है ये फसल है, 3 महीने की फसल है। जुलाई में इसकी जो है हम नर्सरी जो है बोते हैं और अगस्त में इसका ट्रांसप्लांटिंग जो है खेतों में जो है इसका नर्सरी का जो है पौधरोपण जो है हम करते हैं। और इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में जो है इसकी जो है हम कटाई कर लेते हैं। और इसका जो मार्केट में बिकने वाला उत्पाद है वो है तुलसी का पंचांग। और तुलसी के पंचांग की कीमत मार्केट में जो है 35 से 40 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका पंचांग जो है बिक जाता है। और अगर हम प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार की बात करते हैं तो ये हमारा करीब करीब जो है 40 से 45 कुंटल जो है इसका पंचांग जो है हमारा जो है हो जाता है। तो ये करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का जो इससे जो है किसान जो है आमदनी जो है प्राप्त कर सकता है। कौच, जो भारत के लोकप्रिय औषधीय पौधों में से एक है, यह भारत के मैदानी इलाकों में झाड़ियों के रूप में फैली हुई है। इस पौधे की पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। इसमें झुके हुए गहरे बैंगनी रंग के फूलों के गुच्छे निकलते हैं, जिसमें करीब 6 से 30 तक फूल होते हैं। इस पौधे में सेम जैसी फलियां लगती हैं। कौच के पौधे के सभी भागों में औषधीय गुण होते हैं। इसकी पत्तियों, बीजों व शाखाओं का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। कौच जो है तुलसी की तुलना में भी एक जो है और ज़्यादा जो है रफ जो है फसल है। और इसको जो है तुलसी को तो फिर भी जो है थोड़ा सा अच्छे खेत की आवश्यकता होती है। कौच को तो इवन जो है जो बिल्कुल बेकार ज़मीन है, जो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपने देखा होगा जो बंजर ज़मीनें काफ़ी जो है यहाँ पर हैं, कंकरीली, पथरीली और बिना पानी वाली उखड़ जो ज़मीनें हैं, उसमें हम जो है कौच की खेती जो है सफलतापूर्वक जो है कर सकते हैं। और कौच की खेती में भी इसमें जो है जो लागत है किसान की वो बहुत कम जो है इसमें लागत आती है। 1 हेक्टेयर में जो है अगर हम कौच की जो है खेती करना होता है तो उसमें करीब करीब 6 किलो बीज की जो है आवश्यकता होती है। इसको कौच को जो हम लाइनों में जो है लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी जो है हम 1.5 मीटर जो है रखते हैं और लाइन के अंदर पौधे से पौधे की दूरी भी हम 1.5 मीटर रखते हैं। तो इसमें इस तरीके से इसकी बुआई जो है की जाती है। और इसकी बुआई जो है जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी जो है बुआई करते हैं लाइनों में। उसके बाद इसकी जो है लताएँ जो है फैलने लगती हैं, इसकी बेलें। और इसमें जो है आपके अक्टूबर के महीने में जो है इसमें जो है फ्लावरिंग जो है शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसमें जो है फलियां जो है बनने लगती हैं। और इसकी फलियों के अंदर जो है एक जो है गुच्छे में इसकी जो है फलियां लगती हैं। एक गुच्छे में 15 से 18 तक इसकी फलियां होती हैं। एक फली के अंदर जो है 5 से 7 तक जो है इसके बीज होते हैं। और इसका जो बाज़ार भाव है, इसका जो बाज़ार भाव करीब करीब जो है 40 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है ये कौच का जो है जो बीज है ये जो है बाज़ार में जो है औषधि उत्पाद के रूप में इसकी बिक्री जो है किसान आसानी से कर सकते हैं। और इससे करीब करीब जो है 1 हेक्टेयर में जो है हमारे 40 से 45 कुंटल जो है हमारी जो है कौच पैदा जो है की जा सकती है इस तरीके से। और इससे भी जो है मतलब करीब करीब जो है 1.5 लाख रुपये पर हेक्टेयर की जो है इससे जो है किसान जो है हमारा आय जो है प्राप्त कर सकता है। बंजर भूमि पर औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान आज वाकई बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि अपनी इस मेहनत का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। अब हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती से कुछ हटकर करना चाहा और उन्होंने शुरुआत की औषधीय पौधों से। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मैं मनोहर सिंह सोलंकी, ग्राम सेरियों से, ब्लॉक रायपुर, देहरादून। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी आपके पास ज़मीन है और कितनी ज़मीन में आप इस तरीके की खेती कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और लगभग मेरे पास 15 बीघे ज़मीन है। उसके बावजूद जो खाली जो खेत पड़े हुए हैं, खाली खेतों में जो है पहले से हमारे जो आपके जो है भूमि संरक्षण विभाग से जो आते हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सुरेश कुमार चौधरी जी, बार बार मेरे को बोलते रहते थे, बार बार मेरे को बोलते रहते थे कि मनोहर जी आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और अब जा कर के जो अभी तो खैर उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाया हूँ मैं जैसे मेरे को करना चाहिए था। और जबकि उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है, उसके बावजूद भी मतलब आप फसल लेके खड़ी यहाँ पर तैयार है और देखते आगे क्या होता है। तो कौन कौन सी औषधीय पौधे आपने अपनी खेती में लगाए हैं? अभी जो है कौच लगाई है मैडम, और कौच की फसल आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास फूल आ रहे हैं, फली आ रहे हैं।
और अगर मैं थोड़ा सा गौर करता, थोड़ा सा मेरी कमी रही है कि मैं पूरा नहीं कर पाया, अगर थोड़ा सा गौर करता मैं तो लगभग मैं तो अपनी फसल ही छोड़ देता, मैं पूरे में कौच ही पैदा कर देता। जिस हिसाब से मैंने उसके बारे में अब जाना कि कौन से क्या फ़ायदे हैं। पारंपरिक खेती को छोड़कर आपने औषधीय पौधों की खेती करने का जो निर्णय लिया, उसका आइडिया कहाँ से आया? ये मैडम ऐसा है कि यहाँ जो चारों तरफ जंगल हैं, जंगली जानवरों का आतंक है। दिन में बंदर हो गए, मोर हो गए, पंछी हो गए, रात को खरगोश, सुअर, मेढक, हाथी हो गए। तो मेरा ये मानना था, मैंने कहा जैसे बीच में हमने खेती कर दी, साइड में अगर हम कौच लगा दें तो जैसे कौच की जब फसल तैयार होती है और उसमें क्या होता है, आदमी को जब पक जाती हो, उसके उड़ने से क्या होता है, आदमी बदन में खुजली होती है। तो मैंने इस करके लगाया कि जैसे हमारे खुजली होती है तो जानवरों की खुजली होगी, तो अपनी फसल को बचाने के लिए मैंने कौच की ये फसल लगाई है। औषधीय पौधों की आपने शुरुआत की, तो समस्याओं की अगर बात की जाए तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? मैडम इसमें तो परेशानी कुछ भी नहीं हुई, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। इसका खैर रिजल्ट तो अब आएगा, पर अभी तक जो है, शुरू में खैर लंगूर आए, जो बंदर होता है लंगूर, लंबी पूंछ वाला, वो आए। उन्होंने क्या किया, जो है बेल निकलती है, आगे कौपल आते हैं, उसको खा जाते हैं। उसके बाद फिर हमने घर की दवाई जो इस्तेमाल की, उससे लंगूर भी भाग गए। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा किस प्रकार से फसलों की मार्केटिंग की जाए, किस दर से उसे बेचा जाए, इसका भी प्रशिक्षण किसानों को दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषक प्रथम परियोजना के अंतर्गत औषधीय फसलों की खेती का इस बार कोविड-19 महामारी के दौरान हमने किसानों को प्रेरित किया। और इसमें किसानों को प्रेरित करने के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इसलिए हमने किसानों को प्रेरित करने के लिए सिर्फ उन्हीं किसानों पे फोकस किया जिनका कोविड-19 महामारी के दौरान जो बेरोज़गार हो गए, जिनकी नौकरी चली गई, या जो शहरों में काम करते थे और लॉकडाउन के कारण उनको वापस गाँव में आना पड़ा और गाँव में उनके पास रोज़गार के कोई अवसर नहीं थे। तो ऐसे किसानों को चिन्हित करके फिर उनको औषधीय फसलों की जानकारी दी गई, उनके बारे में उनको जागरूक किया गया और औषधीय फसलों के क्या फ़ायदे हैं, और जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उसकी ख़रीदारी कौन करेगा, उसका मार्केटिंग चैनल हमने एक संस्था के द्वारा उसमें उनका MOU कराया, जिससे उनकी उसमें और ज़्यादा भागीदारी और उनका जो विश्वास है वो बढ़ गया। इससे किसान बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने औषधीय फसलों को अपनाने का फैसला किया। कोविड-19 महामारी से पहले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते थे, उसमें हमारा संस्थान भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में 3 से 5 दिन की हम उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें उनको देहरादून स्थित हेडक्वार्टर पे व्यवहारिक ज्ञान और हमारे सेलाकोई स्थित प्रक्षेत्र क्षेत्र पे उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें वो खुद करके देखते थे। और जो जैसा कि एक कृषि का सिद्धांत है, सीइंग इज़ बिलीविंग, जो हम देखते हैं तब हमारा विश्वास उस चीज़ में और ज़्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हम नहीं कर सकते थे, तो हमने उस दौरान इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि उनको डोर टू डोर, घर घर जाके जो जो हमने चिन्हित किए थे वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनके खेतों पे ऑन फार्म ट्रेनिंग में उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाए और उनको जो फ़ायदे हैं वो उनको बताए जाए। सफल किसानों की श्रृंखला में एक और किसान को हम जोड़ने जा रहे हैं और ये भी औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इन फसलों के बारे में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी ज़मीन है जिसमें आप ये औषधीय जो ये पौधे हैं इनकी खेती कर रहे हैं? है जी, हमारे पास वैसे तो मेरे पास 2-2.5 एकड़ के लगभग है ज़मीन यहाँ पे मेरे पास। हमारे भाइयों वैसे तो ज़्यादा है, पर यह है कि हम इसमें जो औषधि हम बो रहे हैं ये मतलब 2.5 बीघे तो मैंने कौच लगा रखी और 2-2.5 बीघे हमने तुलसी भी लगा रखी है। तो इसका हम अब देखते हैं कब ये कटेगी। ये तो इसी शायद अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक कट भी जाएगी ये, ऐसा मेरा अनुमान है। भूमि संरक्षण वालों ने ही हमें बताया कि भाई जब यहाँ इस तरह से हमारी बंजर भूमि उन्होंने देखी, हमारी ये भी बंजर भूमि है, इधर भी मेरी बंजर भूमि है, ये मेरी है भूमि, जबकि इसमें धान गेहूँ हर चीज़ की फसल हम बोते थे। पर जब जंगली जानवरों ने यहाँ नुकसान हुआ
तो हमने ये हटा दी, मतलब फिर हम इसको बो नहीं पा रहे। तो इन्होंने जब देखा कि भाई तुम्हारी ये बंजर भूमि ऐसी चीज़ बो दो जो जिससे आप लोगों को लाभ होगा, तो हम इसलिए इसको अब इस चीज़ की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो आपने ये निर्णय लिया है औषधीय फसलों की खेती करने का, ये कितने हद तक सही आप मानते हैं? हाँ, इसलिए सही मानते हैं जी कि इसको हमें एक तो कम मेहनत और जंगली जानवरों से वो नहीं है, तो इसमें तो हमारा नहीं, तो हम तो खेत में पड़े रहते थे, डंडे गड़ा के या मिसाल जला के हम खेतों में रखवाली करनी पड़ती थी। उसमें ज़रा हमें रखवाली नहीं करते, अपने घर में सोते हैं, इसमें देख रेख है, बस थोड़ा हमें ये आसानी से लगता है इसलिए। एक सफल किसान से हमने मुलाकात की। अपने खेतों में पारंपरिक खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कौंच और तुलसी की भी खेती कर रहे हैं और उसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा आया है। तो अब हम पहुंचे हैं देहरादून शहर से 35 किलोमीटर दूर अपर तलाई गांव में, और यहाँ भी हमने मुलाकात की एक सफल किसान से जो पारंपरिक खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही औषधीय फसलों की भी खेती कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मैं परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी और पशुपालन का काम भी करता हूँ, और इस वर्ष मैंने जो है औषधीय पौधों की जो है खेती शुरू की है। इस समय जो है ICAR की एक संस्था है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, उनके द्वारा यहाँ पर जो है औषधीय जो खेती है वो शुरू की गई है। और मैं इस साल मैंने जो है 3 बीघे में जो है वो खेती शुरू की है तुलसी की, और इसके साथ साथ मैंने कौंच की भी खेती की है और गिलोई का भी मैंने जो है, तीनों चीज़ों का मैंने जो है खेती की है। और इसमें मुझे जो है लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का मुझे जो है एक अनुमान है कि मुझे इतना जो है इसका जो फ़ायदा मिलेगा। जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, उससे आपके व्यक्तिगत जनजीवन पे कितना कुछ असर पड़ा? हमारे तो थोड़ा सा, हम जब खेती किसानी का काम छोड़ करके मैं एक राजमिस्त्री का काम करता हूँ, कुशल श्रमिक का काम भी करता हूँ। जब मुझे खेतीबाड़ी से जो समय मिलता है तो मैं वो काम भी कर लेता हूँ। लेकिन जब ये कोरोना जैसी ये बीमारी आई तो उस समय जो हर आदमी जो डर रहा था, कहीं पर जो 5-7 आदमी अगर इकट्ठा काम करते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो इस समय जो है हमने फिर इसी जो औषधीय खेती इसकी ओर ध्यान दिया, और लोगों को भी मैंने कहा, लेकिन वो एकदम तैयार नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी, और मैंने जो है इसको शुरू किया, और मैं अभी लोगों को दिखा भी रहा हूँ ये इसके बारे में। तो आगे जो है मैं ऐसा मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है आगे 10-12 जो किसान हैं वो अगले उसमें तैयार होंगे, और ये बड़े स्तर पर होगी। इसको हम क्लस्टर्ड में लगाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं किसानों को प्रेरित करने वाले फार्मर फर्स्ट के प्रोजेक्ट लीडर डॉक्टर बांके बिहारी जी से। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि जो ये परियोजना है कब से इसकी शुरुआत हुई। इस परियोजना की शुरुआत इस क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में हुई, और इसके करीब 4 साल हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी 2 साल तक ये परियोजना और चलेगी। इस पूरी परियोजना क्षेत्र में कुल 23 गांव हैं, और 23 गांव में करीब 617 परिवार को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और 617 परिवार में से आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि करीब 62% सीमांत किसान हैं, मतलब उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। सर, जो ये नाम है फार्मर्स फर्स्ट, इसका मकसद क्या है? कहाँ से इस आइडिया आया इस नाम का? देखिए, फार्मर तो फार्मर है, उसका सीधा मतलब होता है किसान। और जो फर्स्ट है ये सिंपल इंग्लिश का शब्द नहीं है फर्स्ट, जिसका मतलब होता है प्रथम। इसका कुछ वैज्ञानिक रहस्य है, और यह है एब्रीविएशन। उसमें फर्स्ट में अगर हम F की बात करें तो उसका मतलब होता है फार्म, किसान का फार्म मतलब। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर लोग परंपरागत खेती ही
करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में औषधीय फसलों की खेती करने का विचार कहाँ से आया आपके दिमाग में? मैडम, औषधि खेती का विचार तो हमने कहा कि जब हम माइक्रो सिचुएशन की एनालिसिस करते हैं, पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, उसी समय से हमारे दिमाग में परियोजना की शुरुआत से ही था हमारे दिमाग में। लेकिन तो हमारे जो संदेह था वो ये था कि अगर हम किसान से ये चीज़ करवाते हैं, औषधीय खेती करवाते हैं, और उसकी अगर बिक्री नहीं होती है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहां हम मॉडल बनाने की बात सोच रहे हैं वहां पर सब कुछ फेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ी समस्या है ज़्यादातर जगहों में, इसी क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। किंतु अब इसको धन्यवाद कहिए चाहे जो कुछ भी कहिए, कोविड आया हमारे देश में, कोविड की महामारी आई, सब जगह लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके गांव की तरफ आए, अपने अपने गांव में आए। तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या हुई कि अब वो करेंगे क्या। तो उसके बाद जो हमारा विचार पहले से था, जो हमारी थिंकिंग पहले से थी, एक बार और दिमाग में आई कि इस समय जबकि सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग हमारे परियोजना क्षेत्र में हैं, उनके लिए बेरोज़गार के संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाएं। लॉकडाउन की सिचुएशन थी, हम यहाँ आ नहीं सकते थे, किसानों से वार्ता हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमने किसानों से कांटेक्ट किया, उनकी सहमति ली, और उससे हमें लगा कि नहीं, लोग इंटरेस्टेड है इस चीज़ को करने के लिए। करीब करीब 60-70 किसान 4-5 दिनों के अंदर में उन्होंने अपनी सहमति जता दी। और उनकी सहमति जताने के बाद फिर जब थोड़ा लॉकडाउन और खुला, उसके बाद हम गांव में आए, लोगों से पर्सनली बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद समूह बनाया, और उनकी जो शंकाएं थी बाज़ार के मामले में, चाहे मार्केटिंग के मामले में, उसको भी हमने दूर करने की कोशिश की, और कई संस्थाओं के साथ मिल कर के एक MOU भी हमने साइन किया, जिससे किसानों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, अगर वो करेंगे, वो मेहनत करेंगे, औषधीय फसल उगाएंगे, तो उनको किसी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि उससे उनका फ़ायदा ही होगा। तभी हमने निश्चित कर लिया कि इस चीज़ को करना है, और उस चीज़ को हम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा आकर के फील्ड में हर किसान कितना उत्सुक है और कितना उत्साहित है इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये फसल अच्छी चलेगी और इनको अच्छा मुनाफा देगी। इस क्षेत्र को देखते हुए आपको कैसे लगा कि यहाँ पे औषधीय जो खेती है वो की जा सकती है? किस तरीके से उपयुक्त समझा आपने इस क्षेत्र को? सिर्फ 3 चीज़ों का हमने चुनाव किया यहाँ पर, वो है तुलसी, कौच और गिलोय। क्योंकि एक वर्षा आधारित खेती है, ज़मीन ख़राब है, कंकड़ीली पथरीली है, और तीसरी जो चीज़ मैंने बताई आप लोगों को कि वो है जंगली जानवरों की समस्या। तो हमें ये देखना था कि कौन सी ऐसी औषधीय फसल है जो कि इन तीनों क्राइटेरिया पे फिट बैठती है। तो ये कंकरीली पथरीली ज़मीन में भी हो जाता है, वर्षा आधारित क्षेत्र में भी हो जाता है, और इसको जंगली जानवर बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फील्ड डे, ये फसल जब तैयार हो जाएगी, पक कर के तैयार हो जाएगी, उस दौरान हम फील्ड डे का आयोजन करते हैं, जिसमें आसपास के गांव के किसानों को भी इकट्ठा करके ले आते हैं और उनको भी दिखाते हैं कि देखिए, आप लोग अपनी आँखों से देखिए, फसल किसान के खेत में है, किसान आपके सामने है, उससे बात करिए और उससे समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने बताया कि ये हमारा जो क्षेत्र है, परियोजना क्षेत्र है, एक तरह से लेबोरेटरी का काम करता है, ये हमारी प्रयोगशाला है। तो यहाँ पर हमारी जो भी चीज़ सफल होती है, हम कोशिश करते हैं कि सबको ला करके, सिर्फ किसानों को ही नहीं, विकास विभाग के लोगों को भी, लाइन डिपार्टमेंट के लोगों को भी। भाई हमने पिछले दिनों एक किया था इस तरह का फील्ड डे,
जिसमें सभी संबंधित विभागों को हमने ला करके यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें करी हैं उन सारी चीज़ों को हमने दिखाया था। वो लोग इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि इन सारी चीज़ों को वो आसपास के गांव में चाहे अपने क्षेत्र में ले जाएंगे और वहाँ किसानों के बीच में प्रदर्शन करेंगे और उनको कन्विंस करके इस चीज़ को करने के लिए प्रेरित करेंगे। कई हमारे किसान दर्शक हैं जो अभी हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम भी इस तरीके की औषधीय फसलों की खेती करें तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा संस्थान है कौलागढ़ रोड देहरादून में, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो सबसे अच्छा मैं कहूँ और सबसे अच्छा और रिलायबल संपर्क सूत्र हमारे किसान हैं, जिनको सीखना है इसके बारे में औषधीय खेती के बारे में और जिनको जानना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर हमारे ऑफिस में आएंगे, हमारे संस्थान में आएंगे तो हम तो उनको सिर्फ सफलता की कहानियाँ सुनाएंगे और किस तरह से और लोगों को फ़ायदा हुआ वो सिर्फ उस चीज़ को बताएंगे। लेकिन तो अगर वो किसान लोग इस क्षेत्र में आकर के खुद देखें कि किस तरह की फसल हो रही है और उससे किस तरह का मुनाफा या फ़ायदा हो रहा है इन किसानों को, तो शायद वो सबसे बेहतर तरीका होगा और वही उनके लिए फलीभूत होगा, मैं समझता हूँ। संस्थान द्वारा अपनी किसानी का बेहतर प्रदर्शन करने पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक सफल किसान मेहर सिंह सिंधवाल को संस्था द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पारंपरिक खेती को औषधीय पौधों की खेती का रूप देने तथा किसानों को उन्नत सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से संस्था द्वारा MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। होने लगेगी हर राह आसान, एक बार मेहनत की राह पर चलकर तो दिखा। वर्तमान में किसानों द्वारा अपने खेतों पर औषधीय पौधों की जो सफलतापूर्वक खेती की जा रही है, उससे किसानों को समुचित लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ उनकी कंकरीली पथरीली और बारिश पर आधारित भूमि का भी सदुपयोग होगा। संस्थान द्वारा किए जा रहे इस कार्य से भविष्य में उत्तराखंड में औषधीय पौधों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि से पलायन में भी कुछ हद तक कमी आएगी। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।